तो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का पार्ट 2, राइट। इससे पहले हमने एक पार्ट किया था, इसका पार्ट नंबर 1। तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो वर्ब अग्रीमेंट के आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट सेशन में आपको बता चुका हूँ, इसके 2 अग्रीमेंट आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फर्स्ट अग्रीमेंट क्या था कि हर सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ वर्ब भी लिखनी पड़ती है, ये फर्स्ट अग्रीमेंट था। और सेकंड अग्रीमेंट आपको बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट जब हम लिखते हैं तो उसके साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब लिखी जाती है, और जब प्लूरल सब्जेक्ट लिखते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा ही प्लूरल वर्ब को लिखते हैं, राइट। तो ये 2 अग्रीमेंट हुए थे, बट अपार्ट फ्रॉम दीज 2 अग्रीमेंट्स देयर आर सम अदर कॉन्सेप्ट्स आल्सो जो बड़े इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। जैसे कि आपके सामने 4 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं यहाँ पे। स्टेटमेंट नंबर 1 बोल रहा है मेनी स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड द एग्जाम। सेकंड सेंटेंस बोल रहा है अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड द एग्जाम। और थर्ड बोल रहा है अ गुड मेनी स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड द एग्जाम। और फोर्थ बोल रहा है मेनी स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड द एग्जाम, राइट। अब आपको ये 4 सेंटेंसेस को देखना है, समझना है और आपको सोचना है और बताना है मुझे कि क्या ये चारों सेंटेंसेस सही हैं या गलत है। अब नॉर्मली जब मैं क्वेश्चंस बच्चों से पूछता हूं तो बच्चे बोलते हैं सर फर्स्ट क्वेश्चन हमें सही लग रहा है, बाकी सेकंड क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये हमें गलत लग रहे हैं। क्यों ये हमें ऐसा लगता है, बच्चों को क्यों ऐसा लगता है कि केवल फर्स्ट सेंटेंस ही सही है यहाँ पे? क्योंकि ये हमने अक्सर सुना होता है। तो आपको पता होना चाहिए मैनी के कुछ डिफरेंट रूप भी होते हैं स्टूडेंट्स, राइट। जैसे ये वाला रूप तो सबने सुना होता है कि मेनी स्टूडेंट्स प्लूरल हो गया, फिर हैव आ गया, क्वालिफाइड द एग्जाम, कि सर फर्स्ट सेंटेंस सही है। तो आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, ये फर्स्ट वाक्य भी सही है, सेकंड सेंटेंस भी सही है, थर्ड भी सही है, सिर्फ इसमें फोर्थ वाला जो स्ट्रक्चर है ये गलत है ग्रामेटिकली, राइट। और सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाने वाला जो मैनी का जो रूप है और ये चौथा है, मतलब फोर्थ जो इसका पॉइंट है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैनी का ये वाला रूप पहला सबको पता है कि ये सही होगा, लेकिन अ ग्रेट मैनी भी सही है, अ गुड मैनी ये भी सही होता है। मतलब ये सेम है, इनके मीनिंग्स पे मत जाना, मीनिंग वही निकल रहा है स्टूडेंट जो पहले सेंटेंस का मीनिंग है कि कई कई स्टूडेंट्स ने, कई विद्यार्थियों ने जो एग्जाम को क्वालिफाई कर दिया। तो जब आप अ ग्रेट मैनी बोलते हो ये भी करेक्ट है, ये मैनी का ही दूसरा रूप है। और जब आप अ गुड मैनी बोलते हो तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सिर्फ यहाँ पे स्ट्रक्चर के आधार पे गलत कौन सा सेंटेंस है, हमारा फोर्थ सेंटेंस एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है, और इस पे क्वेश्चन भी आते हैं। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूँ। इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में मैनी अ कॉन्सेप्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है और पेपर सेटर का फेवरेट रहता है, ध्यान रखना। मैनी अ कॉन्सेप्ट बोलते हैं जब कभी भी आप मैनी के साथ आर्टिकल ए आपको दिख जाए कि मैनी के साथ आर्टिकल ए लगा रहा है, तो इसके साथ हमेशा ही आपको सिंगुलर वर्ब लगानी होती है, और इसके साथ नाउन भी हमेशा ही आपको सिंगुलर लिखना होता है। सो मैनी ए के साथ 2 कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं, वर्ब का कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है और आपका नाउन का कॉन्सेप्ट रिलेट करता है इसके साथ। तो नाउन भी हमेशा सिंगुलर जाएगा और वर्ब भी हमेशा इसके साथ सिंगुलर ही लिखी जाती है, राइट। जैसे एग्जांपल बोल रहा है मेनी अ ब्राइड हैव बीन बर्न्ट एंड किल्ड फॉर डाउरी, राइट। तो मेनी अ ब्राइड, अब इसका मीनिंग जैसे देखो, मैं आपको थोड़ा डिफरेंस बता देता हूँ। जैसे अगर हम यूपी बिहार की बात करें, ठीक है, तो वहां पे अगर आप ऐसे बोलो कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमें डिस्टर्ब मत करो, तो वहां पे हम वो एक बंदे को बोलते हैं, ठीक है, मतलब हम वो खुद को बोल रहे हैं। लेकिन ये नॉर्थ इंडिया की जो बेल्ट है, हमारी साइड है नॉर्थ इंडिया, राइट। तो इसमें अगर हम बोलते हैं ना हम वहां जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं, प्लूरल सेंस में हम बोलते हैं। तो सिर्फ भाषा का डिफरेंस है बोलने में, राइट। लेकिन जो मीनिंग्स मैंने आपको बताया, इन चारों वाक्यों के जो मीनिंग्स निकलेंगे वो पहले सेंटेंस के मीनिंग से ही मैच होते हैं। मीनिंग्स में ऐसा कोई फर्क नहीं आता। तो जैसे एग्जांपल बोल रहा है मेनी अ ब्राइड, अब जिस बच्चे का ग्रामर पुअर है ना, वो पता क्या सोचता है, वो सोचता है सर इस ए को हटा दो और यहाँ पे एस लगा दो। तो देखा जाए तो बोलने में तो सही हो जाएगा कि मैनी ब्राइड्स हैव बीन बर्न्ड एंड किल्ड फॉर डाउरी, राइट। लेकिन एक्चुअली आपका ग्रामेटिकली यहाँ पे नंबर चला जाएगा। पेपर में अगर ये आएगा तो आप ये नहीं कर सकते, तो वहां पे आपका नंबर जाएगा, ये नाउन नहीं आप छेड़ सकते, राइट। जब कभी भी ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में आएगा तो आपको हमेशा मेनी के साथ देखो ना, अ ब्राइड होगा, अ ब्राइड होगा, अ ब्राइड थोड़ी कर दोगे आप कि ए ड्रॉप करके ब्राइड्स कर दोगे। नाउन नहीं छेड़ना है, ब्राइड यहाँ पे नाउन है, इसको सिंगुलर में ही रखे रखना है। सिर्फ आपको मेनी के साथ ए आपने देखा नहीं कि आपको अटैक करके आना है पेपर में वर्ब के ऊपर। ये कॉन्सेप्ट रिलेट करता है बेसिकली वर्ब के साथ, तो यहाँ पे हैव को आपको ड्रॉप करके लिखना पड़ेगा पेपर में हैज बीन, right. So two things are connected with this particular many a concept.
यू हैव टू ऑलवेज यूज सिंगुलर नाउन अलॉन्ग विद सिंगुलर वर्ब, वर्ब भी सिंगुलर लिखी जाती है, नाउन भी इसके साथ सिंगुलर ही चलता है। सो आई होप आपको ये समझ आ गया। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। अब कुछ हम इसके मिक्स क्वेश्चंस करेंगे आज कॉन्सेप्ट्स के साथ। बोले चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंटेनिंग एन एरर। आपको इस स्टेटमेंट को पढ़ना है और मुझे बताना है कि इसमें एरर क्या है। पूरा मालगुडी डेज आर अ कलेक्शन ऑफ इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज रिटन बाय आर के नारायण। आपको पता है कि पहले जो है एक सीरियल आता था बहुत पहले पुराने जमाने में, ठीक है, स्वामी की कहानी है, आर के नारायण के द्वारा लिखा गया था। मालगुडी डेज करके एक सीरियल आता था जिसमें स्वामी और उसके फ्रेंड्स की स्टोरीज हम देखते थे। सीरियल्स मैंने कई देखे हैं इसके, ठीक है। सो मालगुडी डेज, क्या मालगुडी डेज यहाँ पे प्लूरल है तो हम आर लिखेंगे। तो मालगुडी डेज इट इज द नेम ऑफ अ बुक बेसिकली, राइट। तो मालगुडी डेज जो है एक शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन थी जो आर के नारायण के द्वारा लिखी गई थी। तो इसमें आर नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे इज आना चाहिए क्योंकि ये जो है एक टाइटल नेम है बेसिकली। तो मैंने आगे मेंशन किया है, जैसे सेकंड सेंटेंस आप देख लीजिए, बोले द यूनाइटेड नेशंस हैव एक्सप्रेस्ड सम कंसर्न अबाउट इट। तो द यूनाइटेड नेशंस क्या है, ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है और यहाँ पे ये ना यू कैपिटल होना चाहिए, यू कैपिटल है और ये एन भी कैपिटल होगा। जैसे कि मालगुडी डेज का एम कैपिटल है और डेज का मतलब डी, ये डी भी कैपिटल होना चाहिए, राइट। तो डेज, मालगुडी डेज। होता यह है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के नेम होते हैं, तो ये भी यूनाइटेड नेशंस एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, तो इसको हम प्लूरल थोड़ी कंसीडर करेंगे, इसको आप सिंगुलर ही अज्यूम करोगे और इसके साथ आप लिखोगे हैज, राइट। फिर बोला अवेंजर्स, अवेंजर्स वर डायरेक्टेड बाय रूसो ब्रदर्स। एक मूवी आई थी अवेंजर्स, वो डायरेक्ट की गई थी रूसो ब्रदर्स के द्वारा, राइट। तो अवेंजर्स का ए कैपिटल है, मींस ये मूवी का नाम है। तो यहाँ पे वर नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे आना चाहिए अवेंजर्स वॉज। हालांकि यहाँ पे एस लग रहा है, यहाँ पे भी एस लग रहा है और मालगुडी डेज में भी ऐसा आ रहा है, तो इसको प्लूरल नहीं मानते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ये है कि कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, ये प्रॉपर नाउन्स होते हैं। कभी भी टाइटल नेम्स होते हैं वो हमेशा सिंगुलर में रखे जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के नेम्स होते हैं वो भी सिंगुलर में लिखे जाते हैं, ठीक है। और मूवीज के जो नेम्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो भी हमेशा सिंगुलर ही होते हैं। तो यहाँ पे एक मूवी का एग्जाम्पल है, एक आपका ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल है द यूनाइटेड नेशंस, और एक आपका मालगुडी डेज एक सीरियल का एग्जाम्पल है, यहाँ पे टाइटल नेम है, राइट। तो जो टाइटल नेम्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन नेम्स होते हैं और जो मूवीज के नाम होते हैं, इनको हमेशा ही सिंगुलर कंसीडर करते हैं और इनके साथ वर्ब लिखी जाती है सिंगुलर। आगे मूव करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्वेश्चन बोला द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर टेकिंग एजुकेशन हियर, और क्वेश्चन नंबर 5 बोला अ नंबर ऑफ बुक्स आर ऑन द टेबल। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली द नंबर ऑफ का और अ नंबर ऑफ का। जब कभी भी द नंबर ऑफ के साथ कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आपको हमेशा ध्यान रखना बेटा, द नंबर ऑफ के साथ वर्ब लिखी जाती है सिंगुलर, ये लेता है अपने साथ सिंगुलर वर्ब। तो ये जो बी पार्ट में आर लगा रहा है ना यहाँ पे, ये गलत है एक्चुअली, यहाँ पे इज आएगा, राइट। लेकिन जो अ नंबर ऑफ होता है, सॉरी द नंबर ऑफ वाला सेंटेंस ऊपर है नीचे नहीं है, नीचे वाले स्टेटमेंट में तो कोई एरर नहीं बनेगा क्योंकि नीचे वाले में अ नंबर ऑफ है ना कि द नंबर ऑफ है। तो द नंबर ऑफ लिख रहा है बेसिकली आपका ऊपर, राइट। तो द नंबर ऑफ जो है इस सेंटेंस में एरर बनेगा आपका, आर की जगह इज आएगा, यहाँ इज आएगा क्योंकि द नंबर ऑफ से सेंटेंस यहाँ स्टार्ट हो रहा है, राइट। जब भी अ नंबर ऑफ से सेंटेंस स्टार्ट हो तो अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल ही वर्ब लगती है, इसमें कोई भी एरर नहीं, एरर बनेगा सी पार्ट में। सो द नंबर ऑफ टेक सिंगुलर वर्ब, ये आपने ध्यान रखना है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लिखी जाती है, राइट। और अ नंबर ऑफ के साथ हमेशा ही आपकी प्लूरल वर्ब लिखी जाती है, अ नंबर ऑफ टेक प्लूरल वर्ब। तो इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वर्ब अग्रीमेंट में द नंबर ऑफ अ नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में आर की जगह इज आएगा। स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आप आर नहीं लिखोगे यहाँ पे कि कहीं आपने सोचा कि स्टूडेंट्स प्लूरल हो गए जी, यहाँ पे आर आएगा। द नंबर ऑफ का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, द नंबर ऑफ हमेशा अपने साथ क्या वर्ब लेता है, सिंगुलर। आगे मूव करिए, ये मैंने लिखा भी यहाँ पे आप देख सकते हो, सब्जेक्ट द नंबर ऑफ टेक सिंगुलर वर्ब, राइट। और द नंबर ऑफ बुक्स, तो यहाँ पे आंसर होगा इज आर नहीं आएगा। फिर सब्जेक्ट अ नंबर ऑफ टेक प्लूरल वर्ब, फिर यहाँ पर अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आर आएगा, इज नहीं आएगा। आगे मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने बोल रहा है द फिनोमिना वाज डिस्क्राइब्ड एज अ सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स बाय द हिस्टोरियंस ऑफ दैट एज, राइट। अब यहाँ पे वॉज लगा रहा है, वॉज लगा रहा है, तो आपको अब ये पता होना चाहिए कि ये जो फिनोमिना वर्ड होता है, राइट, ये जो फिनोमिना वर्ड होता है, क्या ये नाउन आपका सिंगुलर है या ये नाउन आपका प्लूरल है। तो फिनोमिना एक्चुअली स्टूडेंट्स ये होता है बेसिकली प्लूरल।
अगर फिनोमिना लिख रहा है तो फिर आगे इसको वर देना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये तो वॉज दे रहा है। तो अब मैं यहाँ पे वर लिखूंगा या इस नाउन को प्लूरल करूंगा? तो फिनोमिना हमारा सब्जेक्ट है, वर हमारी यहाँ पे वर्ब लगाई गई है। सब्जेक्ट अपनी वर्ब डिसाइड करता है, वर्ब अपना सब्जेक्ट कभी भी डिसाइड नहीं करती है। तो ये कॉन्सेप्ट आप देख सकते हो, जैसे कि कुछ लिखे हुए हैं, जैसे क्राइटेरियन है, फिनोमिनन है, लेक्यूना है, फॉर्मूला है, मीडियम है, स्टेडियम है, डेटम है, ये सारी सिंगुलर फॉर्म्स हैं। अब इनके प्लूरल कैसे बना रहा है? क्राइटेरियन, ये जो पहला वर्ड है आपके सामने क्राइटेरियन, इस तरह के नाउन को बोलते हैं, ओ एन कट जाता है प्लूरल में और क्राइटेरिया आ जाता है। फिनोमिनन, ओ एन कट जाएगा, फिनोमिना हो जाएगा। लेक्यूना, इसका मीनिंग होता है स्टूडेंट्स लूप होल्स, ड्रॉबैक्स को बोलते हैं। लेक्यूना का प्लूरल होता है बेटा लेक्यूने बोल सकते हो, लेक्यूनाज बोल सकते हो। इसका मीनिंग होता है शॉर्टकमिंग्स, या आप बोल सकते हो लूप होल्स। ये लीगल वर्ड है, लॉ में चलता है कि हमारा जो कानून है उसमें बहुत सारी कमी है, लूप होल्स एंड ड्रॉबैक्स हैं। उसी तरह फिर फार्मूला का प्लूरल फार्मूले हो जाता है, फॉर्मूलाज हो जाता है। मीडियम का प्लूरल मीडिया हो जाता है, स्टेडियम का स्टेडिया हो जाता है, डेटम का डेटा हो जाता है। अब ये सेंटेंस जो दे रहा है यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे सब्जेक्ट दे रहा है प्लूरल, वर्ब लगा रहा है सिंगुलर। अब वर्ब के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा, वर्ब अपना सब्जेक्ट डिसाइड नहीं करती बल्कि सब्जेक्ट अपनी वर्ब डिसाइड करता है। तो आप यहाँ पे इसको हटा के यहाँ लिखें ओवन, फिनोमिनल, क्योंकि वर्ब सिंगुलर है, सब सिंगुलर ही सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा इसके साथ, राइट। ये जो सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट, ये अपनी वर्ब डिसाइड करता है, पार्ट 1 में भी आपको बताया था, ठीक है। जैसे पेपर में आ जाए सपोज ही और आगे लिखा हो गो, ये सब्जेक्ट हो और ये वर्ब है, तो क्या आप यहाँ ही की जगह दे करके आओगे या गो की जगह गोज करके आओगे? तो आप बोलोगे सर गो की जगह गोज होगा क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर है, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर डिसाइड होगी, है ना। तो ही के अकॉर्डिंग हम गोज लिखेंगे, ना कि गो के अकॉर्डिंग हम दे लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। तो इसी तरह से द फिनोमिनन वाज डिस्क्राइब्ड एज अ सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स बाय द हिस्टोरियंस ऑफ दैट एज वुड बी द राइट आंसर। आगे आ जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, ये सिंगुलर प्लूरल आपने ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हैज साइंड अ न्यू पैक्ट विद विच विल हेल्प बोथ द कंट्रीज इन द लॉन्ग रन। अब एंड लगने से हमेशा ही आपको पता है एंड एक क्यूमुलेटिव कंजंक्शन होती है, कंपाउंड बनाती है, एक प्लस एक। इंडिया एक कंट्री है, प्लस करके एंड प्लस करेगा तो 1 + 1 = 2 होता है। तो ये प्लूरल में जाएगा तो हैज की जगह यहाँ पे हैव आएगा। जैसे हम बोलते हैं मोहन एंड सोहन आर ब्रदर्स, तो आर बोलते हैं ना, इज थोड़ी बोलेंगे। तो एंड लगने से हमेशा ही कंपाउंड बनता है, प्लूरल वर्ब लिखी जाती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, बोला मैन एंड अ डॉग इज रेस्टिंग अंडर द ट्री, ठीक है। अब होता यह है कि जब इस नाउन के साथ आर्टिकल ए प्रोसीड हो और एंड लगने से इस नाउन डॉग नाउन से पहले भी आर्टिकल ए लगा रहा है, तो इसका मतलब एक आदमी और एक कुत्ता, मतलब दो हो गए, तो ये अलग अलग मानेंगे ना इनको। अ मैन एंड अ डॉग तो इज थोड़ी आएगा, तो फिर यहां आना चाहिए बेटा आर रेस्टिंग अंडर द ट्री। कॉन्सेप्ट है कि दोनों नाउन के साथ जब आर्टिकल प्रोसीड होता है तो फिर हम वहां पे वर्ब प्लूरल लिखते हैं हमेशा। लेकिन बोला नो मैन, नो मैन मतलब जीरो, एंड नो एनिमल, तो ये भी जीरो, 0 + 0 = व्हाट, जीरो हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे इज आएगा, फिर इज आएगा। नो मैन एंड नो एनिमल इज इमॉर्टल, ना तो कोई आदमी और ना ही कोई जानवर इमॉर्टल है, मतलब सबकी डेथ होना तय है, जिसका बर्थ हुआ है उसकी डेथ भी होगी। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। वन डे और द अदर वी विल डाई, एक ना एक दिन हमें मरना पड़ेगा, दिस इज द यूनिवर्सल ट्रुथ, राइट। सो नो मैन एंड नो एनिमल इज इमॉर्टल होगा, यहाँ पे आर नहीं आएगा। पूरा ईच एक्टर एंड ईच डायरेक्टर हैव बीन इनवाइटेड। अब क्या हम यहाँ एक्टर और डायरेक्टर को सब्जेक्ट मानेंगे? नहीं, हम मानेंगे सब्जेक्ट यहाँ पे ईच को, राइट। और ईच होता है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन, और इंडेफिनिट प्रोनाउन को कभी भी प्लूरल कंसीडर नहीं करते, इंडेफिनिट प्रोनाउन हमेशा ही सिंगुलर कंसीडर होता है। तो अटैक करना है हमने वर्ब के ऊपर, यहां आएगा हैज। ये आपको पिछली क्लासेस में भी बता चुका हूं, ईच है, एवरी है, एवरीवन है, जितने भी वर्ड जो वन पे खत्म होते हैं, एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन, नन, फिर जितने भी वर्ड जो बडी पे खत्म होते हैं, समबडी, एनीबडी, नोबडी, ये सारे बेटा सिंगुलर होते हैं, हमेशा ध्यान रखना, इंडेफिनिट प्रोनाउंस बोलते हैं इनको, राइट। नेक्स्ट देखिए, बोला द एक्टर एंड सिंगर हैव गॉन अब्रॉड ऑन अ बिजनेस ट्रिप फॉर अ फ्यू वीक्स। तो 8वें सवाल में क्या एरर बनेगा?
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बनेगा, द एक्टर एंड सिंगर हैव, तो यहां हैव की जगह पे हैज आएगा, इट शुड बी हैज ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 9, दो सवाल है आपके सामने। एन ओल्ड एंड पुअर मैन, तो जो ओल्ड है, देखो यहां पे इस नाउन के साथ आर्टिकल प्रोसीड हो रहा है, सेकंड के साथ आर्टिकल प्रोसीड नहीं हो रहा है, तो जो ओल्ड है वही पुअर है। एन ओल्ड एंड पुअर मैन, तो आर नहीं आएगा बेटा, इज आएगा, क्योंकि जो बूढ़ा आदमी है वही गरीब है, जो गरीब आदमी है वही बूढ़ा है। फिर बोल रहा है एन ओल्ड, अब इस नाउन के साथ भी आर्टिकल प्रोसीड हो रहा है और इस नाउन के साथ भी आर्टिकल प्रोसीड हो रहा है। एन ओल्ड एंड अ यंग मैन आर वेटिंग देयर, नाउ टू पर्सन्स आर देयर, अब इनको अलग अलग कंसीडर करना है। जैसे मैं बता देता हूं, मैं बोलता हूं अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ, राइट। जब मैंने ऐसे बोला अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ, तो मतलब जो ब्लैक एंड व्हाइट एक ही गाय है ये, ठीक है। सफेद और काली एक गाय की बात कर रहे हैं, तो फिर हम आगे लगाएंगे वर्ब इज। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं, इफ आई से अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ, तो फिर एक एक सफेद गाय है और एक काली गाय है, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट, क्योंकि आर्टिकल दोनों का लग रहा है, फिर आएगा आगे आर, ये ध्यान रखना होता है। तो आर्टिकल जब दोनों नाउन के साथ प्रोसीड होता है तो फिर आप वो प्लूरल लिखोगे, जब आर्टिकल पहले नाउन के साथ लगता है दूसरे के साथ नहीं लगता है, फिर वो एक ही चीज होती है, फिर सिंगुलर लिखते हैं। तो ये सेकंड सेंटेंस आपका सही है। आगे आ जाइए, बोले द डॉक्टर एंड पेशेंट वर पनिश्ड बाय द लॉ। अब सपोज कोई डॉक्टर है और वो अपने क्लिनिक में गलत काम करता है, और अच्छा उसका कोई मरीज भी है, पेशेंट भी है, और उसने उसको भी अपनी तरफ मिला लिया कि चलो यार हम मिलके घोटाला करेंगे। अब क्या हम ऐसे या लॉजिकली बोल सकते हैं कि जो डॉक्टर है वही पेशेंट है? क्या डॉक्टर और पेशेंट सेम बंदा हो सकता है? तो आप बोलोगे नहीं सर, ये तो लॉजिक नहीं बन रहा। तो कई जगह रूल भी बेटा फेल हो जाता है कि मैं यहाँ पे वॉज करके आ जाऊं पेपर में, नहीं, यहाँ पे वर ही रहेगा, राइट। आपको यहाँ पे पेशेंट से पहले द लगा के आना है, क्योंकि जो डॉक्टर है वो पेशेंट नहीं हो सकता, डॉक्टर और पेशेंट दोनों अलग अलग ही होंगे। सो द डॉक्टर एंड द पेशेंट वर पनिश्ड बाय द लॉ, हो सकता है उन्होंने कोई घोटाला किया और उनको कानून ने जो सजा सुनाई, तो डॉक्टर को भी सुनाई होगी, पेशेंट को भी सुनाई होगी। तो यहाँ पे लॉजिकली हम आर्टिकल द लिखेंगे पेशेंट से पहले, तो फिर ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, फिर हम आगे वर लिख देंगे, राइट। चलो आगे देखेंगे, बोला ईदर द मैन और हिज सन। आपको लास्ट सेशन में बताया था, रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी बताया था बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नियरनेस के हिसाब से वर्ब को लगाना होता है, ईदर द मैन और हिज सन उसका बेटा, तो हिज सन के हिसाब से क्या आप यहाँ हैव लिखोगे? तो आप बोलोगे सर उसका लड़का, उसका बेटा, तो यहाँ पे हैज आएगा, क्योंकि हिज सन यहाँ पे सिंगुलर है, तो यहाँ पे नजदीक के हिसाब से हैज आएगा। आगे आ जाते हैं, ईदर यू और आई इज गिल्टी, ईदर यू और आई इज गिल्टी, तो आपको कल भी बताया था रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी के क्वेश्चन है, ईदर और के ऊपर चलता है रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, फिर आपका नीदर नॉर के ऊपर चलता है रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, राइट। फिर आपका जो है नॉट ओनली बट ऑल्सो के ऊपर चलता है रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। ये तीन कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं जिनके ऊपर आपको जो है रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी को लगाना होता है, ध्यान रखना है। सो ईदर यू और आई, वर्ब के नजदीक क्या आ रहा है बेटा? आई आ रहा है, तो आई के साथ क्या इज लिखते हैं, आई के साथ क्या लिखते हैं? एम। नेक्स्ट, नॉट ओनली यू बट ऑल्सो योर फादर, तो योर फादर नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ भी रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी चलता है, योर फादर के अकॉर्डिंग क्या यहाँ पे आर आएगा? तो आप बोलोगे नहीं सर यहाँ इज आएगा, राइट। सो नॉट ओनली यू बट ऑल्सो योर फादर इज कॉर्डियली इन्वाइटेड टू द फंक्शन। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, दोबारा मैंने लिख के भी दे दिया आपको, हमेशा ध्यान रखना, और के ऊपर लग सकता है, नॉर के ऊपर लग जाता है, ईदर और के ऊपर, नीदर नॉर के ऊपर, नॉट ओनली बट ऑल्सो के ऊपर रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी अप्लाई होता है। और प्रॉक्सिमिटी का मीनिंग बताया था आपको, नियरनेस होता है, जो भी सब्जेक्ट हमारे नजदीक होता है वर्ब के, उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब अग्री करती है। सो रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी मींस नियरनेस, विसिनिटी भी बोल देते हैं इसको, राइट। उसके बाद थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे आज कल की तरह, मतलब लास्ट सेशन की तरह। बोला मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, अब मेनी प्लूरल है तो ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा वेस्ट, क्योंकि मेनी प्लूरल सब्जेक्ट को डिनोट करता है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स, अधिकतर जो अध्यापक है, शिक्षक है, शिक्षिकाएं हैं, वो क्या करती है? अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं, तो ये भी प्लूरल है तो वेस्ट ही आएगा दोनों में आंसर। उसके बाद थर्ड पे आ जाते हैं, बोला अ लार्ज नंबर ऑफ बुक्स, अ लार्ज नंबर हमेशा ही प्लूरल को बताता है स्टूडेंट्स, तो आंसर बनेगा यहाँ पे हैव, राइट। और फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है ही एंड हिज फ्रेंड, एंड लग गया,
वो और उसका दोस्त, तो क्या आएगा बेटा, हैव अराइव्ड। द अरबियन नाइट्स डैश स्टिल अ ग्रेट बुक, राइट, तो बुक की बात कर रहा है, एक किताब की बात कर रहा है, तो आंसर बनेगा हमारा यहाँ पे इज वुड बी द राइट आंसर, आर नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 देख सकते हो, द सन डैश इन द वेस्ट, तो सन सिंगुलर है तो सेट्स आ जाएगा। देयर डैश एन एग ऑन द प्लेट, तो एन एग जो हमारा नाउन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब पीछे भरी जाएगी। एन एग मतलब एक अंडे की बात कर रहा है, तो वर्ब लिखी जाएगी इज। द कमिटी डैश चूजन देयर चेयरमैन, मैंने आपको कल भी बताया था, पिछले सेशन में भी बताया था कि देयर आएगा बेटा तो प्लूरल मानना है सब्जेक्ट को, तो यहाँ पे आंसर होगा हैव, राइट। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, जैसे ये कॉन्सेप्ट बोल रहा है अ बॉय दे रहा है, यहाँ पे अ बॉय दे रहा है तो पीछे क्या लगा रहा है इज लगा रहा है। और जब देयर के अकॉर्डिंग कभी वर्ब नहीं लगती है, ध्यान रखना आपने, देयर का कोई रोल नहीं है इसमें, देयर का के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते ही नहीं है। अगला जो नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है, बॉयज आ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा आर, राइट। उसके बाद नेक्स्ट 9th बोल रहा है 100 किलोमीटर्स डैश अ गुड डिस्टेंस, सो इज अ गुड डिस्टेंस। मैंने बताया था एक यूनिट होती है 5 किलोमीटर्स, 100 किलोमीटर्स, तो इज लिखना है। वीना कॉमा लगा रहा है, कॉमा लगा रहा है तो मतलब वीना ही सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हैज आएगा। मिस्टर ठाकुर एज वेल एज हिज वाइफ एंड हिज ब्रदर इन लॉ डैश हॉट करी, तो यहाँ पे मिस्टर ठाकुर के अकॉर्डिंग लगेगी वर्ब लाइक्स आएगा, क्योंकि एज वेल एज का रूल बताया था, एक प्रेपोजिशन होती है, सब्जेक्ट इसमें मेन सब्जेक्ट मिस्टर ठाकुर है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लिखी जाएगी लाइक्स। आगे चलते हैं, इधर ही और यू, रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी लगा दीजिए, यू नजदीक है तो क्या आएगा बेटा आर, यू के अकॉर्डिंग आर। 1/3 ऑफ द टाउन इज, 1/3 सिंगुलर है तो इज आएगा। द लॉन्ग एंड द शॉर्ट ऑफ द मैटर, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस लास्ट वाले सवाल का, ठीक है। द लॉन्ग एंड द शॉर्ट ऑफ द मैटर एक इडियम है, इसका मीनिंग होता है मेन आइडिया, मेन आइडिया को बोलते हैं द लॉन्ग एंड द शॉर्ट ऑफ द मैटर, और इसके साथ लिखी जाती है वर्ब आपकी सिंगुलर, तो आएगा आंसर इज, राइट। और 15वां और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास है, जस्ट आउटसाइड द होटल इज 3 बार्स, ये भी सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट का जो चैप्टर है, राइट, इसके अंदर जो है बेसिकली ये भी एक ट्रिक होता है, ध्यान रखना आपने, कि कई बार क्या करता है कि जो सब्जेक्ट होता है उसको बिल्कुल एंड में ले जाता है, तो 3 बार्स यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, इसको उल्टा करके लिख रहा है। एक्चुअली सेंटेंस ये है कि 3 बार्स आर जस्ट आउटसाइड द होटल, एक्चुअल सेंटेंस ये बनेगा। सो 3 बार्स के साथ यहाँ पे बेटा इज नहीं आएगा, यहाँ पे आना चाहिए था आर, यहाँ पे आएगा आपका आर, राइट, क्योंकि 3 बार्स यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, जस्ट आउटसाइड द होटल ये सिर्फ कंफ्यूजन है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये जो सब्जेक्ट होता है ना, ये कहीं पे भी आ सकता है, ये सिंपल रूल है कि सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, एक सिंपल स्ट्रक्चर है ग्रामर का। लेकिन कंपटीशन में सब्जेक्ट आपका कहीं पे भी आ सकता है, मिडल में आ सकता है, एंड में जा सकता है, तो 3 बार सब्जेक्ट है तो उसका इज क्यों आएगा, आर आएगा ना। सो जस्ट आउटसाइड द होटल आर 3 बार्स, सो दिस इज द राइट आंसर। तो आई होप आपने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में काफी चीजें मैंने आपको बताई। सो मैनी ए कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक आपको द लॉन्ग एंड द शॉर्ट ऑफ द मैटर बताया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, द मेन आइडिया को बोलते हैं। तो आज के सेशन में इतना रहेगा, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू, थैंक्स अ लॉट।